हेलो व्यूअर्स, आज हम समझेंगे सरकार के अंगों के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 10-15 मिनट का, लेकिन अगर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आप मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इसे बीच में से पढ़ेंगे तो शायद भूल जाएं, लेकिन जब हम इसे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो हम इसे कभी नहीं भूलेंगे और ये समझ में भी आ जाएगा। खैर, तो हम स्टार्टिंग करते हैं वही जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है स्कूल में, कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और सभी देशों में इसी तरीके से होता है। 3 अंग सरकार के होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये हो सकता है कि अलग अलग देशों में इन अंगों को अलग अलग कहा जाता हो। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं विधायिका पर। जैसे अगर हम विधायिका की बात करें तो विधायिका को हमारे देश में संसद कहा जाता है। आम भाषा में इसको संसद कहा जाता है और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून बनाना। तो इसका क्या काम सिर्फ इतना ही होता है, कानून बनाना? नहीं, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन कामों में जो मेन काम होता है वो होता है कानून बनाना। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है कानून बनाना। वैसे संसद के और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहस का मंच होता है। ठीक है, वहीं पे सारे जितने भी नेता वगैरह होते हैं वहीं से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं सब वहीं से ली जाती हैं। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मेन काम होता है कानून बनाना, कि नए नए जो कानून बनते हैं या पुराने कानूनों को कई बार ख़त्म किया जाता है या फिर उसमें चेंजेस किए जाते हैं, वो सारे काम भी किस में होते हैं? विधायिका में होते हैं। तो इसका मतलब ये सरकार का काफ़ी इम्पोर्टेंट अंग है। बिल्कुल, जितना इम्पोर्टेंट विधायिका है उतना ही इम्पोर्टेंट कार्यपालिका भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट न्यायपालिका भी है। लेकिन फिर भी जितने पावरफुल लोग विधायिका के अंदर होते हैं उतने पावरफुल कार्यपालिका और न्यायपालिका में फिर भी नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि विधायिका काफ़ी पावरफुल अंग है। बाकी शक्तियाँ किसी भी की खैर कम नहीं होती, सबकी शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है, सत्ता का बंटवारा, कि कोई भी अ, उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। खैर, अब हम विधायिका पे आ जाते हैं। तो विधायिका को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायिका, हमारे देश की जो संसद है हम उसे ही विधायिका कहते हैं। तो संसद 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, जिसमें पहला होता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन भी कहते हैं, उचला सदन या फिर ऊपरी सदन। ठीक है, ये ऊंचा सदन होता है। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखें तो राज्यसभा ऊंचा सदन होता है, यानी कि ये ज़्यादा मतलब इसकी रिस्पेक्ट लोकसभा से ज़्यादा होगी, मतलब लोकसभा की भी होगी, लेकिन इसको ज़्यादा ऊंचा माना जाएगा अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैटेगरी के हिसाब से राष्ट्रपति एक ऊंचा पद होता है और प्रधानमंत्री उसके नीचे होता है कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर हम सत्ता के हिसाब से देखें, पावर के हिसाब से, तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है। वैसे ही राज्यसभा और लोकसभा का मामला भी है। राज्यसभा पहला सदन है, ऊपरी सदन है, ऊंचा सदन है। लोकसभा द्वितीय सदन है, निचला सदन है। ठीक है, इसको निचला सदन भी कहते हैं, लेकिन पावर जो ज़्यादा होती है वो लोकसभा के पास होती है। और तीसरा होता है राष्ट्रपति। मतलब ये कि राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि राष्ट्रपति संसद का ही होता है, मतलब संसद जो है वो राष्ट्रपति का भवन होता है, राष्ट्रपति का घर होता है, और उसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति की वजह से लिए जाते हैं। नो, राष्ट्रपति भी उसका हिस्सा है। जैसे कि राज्यसभा से पूछा जाएगा किसी भी डिसीजन के लिए, कोई कानून बनेगा तो लोकसभा से पूछा जाएगा, वैसे ही राष्ट्रपति से भी पूछा जाएगा। राष्ट्रपति की भी सहमति की ज़रूरत होगी, राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। किसकी कितनी ज़रूरत होगी वो बात की बात है, किसकी ज़्यादा चलती है किसकी कम चलती है वो बात की बात है। लेकिन जब भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई कानून बनेगा, बिगड़ेगा, टूटेगा, संशोधन होगा या कोई भी काम होगा, तो वो तीनों को मिलके होता है। किसकी कितनी भागीदारी होती है वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, किसकी कितनी भागीदारी होती है, किसका कितना हिस्सा रहता है, किसकी पावर ज़्यादा होती है, वो अलग चीज़ है। वैसे तो लोकसभा की ही ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि विधायिका 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। पहले हम राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा जो है वो राज्यों का नेतृत्व करती है। ठीक है, देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, तो एक एक राज्य का वो नेतृत्व करती है। राज्यों का
जो काम होता है, ठीक है, राज्यों की तरफ से राज्यसभा बोलती है। राज्यों की तरफ से जो भी काम होगा वो राज्यसभा बोलेगी। इसमें 245 सदस्य हैं फिलहाल। अधिकतम सदस्य 245 हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो सदस्य हैं 245, ये डॉट 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 जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सब सदस्य हैं। तो यहाँ पे कौन सी पार्टी के कितने सदस्य हैं वो दिया हुआ है। जैसे मान लो ये ऑरेंज ऑरेंज जो है ये सब एक ही पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये एक पार्टी के सदस्य हैं, रेड कलर के जो हैं वो एक पार्टी के सदस्य हैं, ब्लू कलर के वो एक पार्टी के सदस्य हैं, और जो अलग अलग हैं वो निर्दलीय भी हो सकते हैं। निर्दलीय यानी कि वो राज्यसभा के मेंबर तो हैं लेकिन किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो खुद से ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हुई है और खुद से ही वो उठे हुए हैं, क्योंकि वो लोगों के पसंदीदा हैं, लोगों को पसंद है, इसलिए वो राज्यसभा में आए हुए हैं। या फिर मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। मनोनीत सदस्य वो सदस्य होते हैं जिनको किसी किसी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करना आता है। जैसे कि वो संगीत हो सकता है, वो कला हो सकती है, वो विज्ञान हो सकता है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्हें आता है, बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, ठीक है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति, ऐसे 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को भी राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। ऐसे करके 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा जो है राज्यों का नेतृत्व करती है। खैर, इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में समझेंगे। अगर डिटेल में समझेंगे तो वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकसभा पे। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई यहाँ पे राज्यसभा में, कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं होता जैसे कि लोग चुनाव करते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि राज्यसभा का चुनाव कब हो गया, क्योंकि हम वोट वगैरह नहीं डालते। इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तौर से ऐसे नहीं होता कि लोग वोटिंग डालने जाते हैं और फिर वो चुने जाएंगे, नहीं। ये इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट पता है किस तरीके से? जैसे हम अपने राज्य में रहते हैं, जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में जो विधानसभा के सदस्य होंगे, विधानसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए या फिर विधायक, ठीक है। तो एमएलए जो होते हैं, हमने एमएलए को चुना, फिर एमएलए जाएंगे राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए। तो एमएलए में से सभी एमएलए नहीं होते। किसी प्रदेश में से, किसी राज्य में से कितने एमएलए ले लेंगे, किसी राज्य में से कितने एमएलए चुन चुन के लिए जाते हैं, फिर उन एमएलए को राज्यों का राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। तो एक तरीके से ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गए कि एमएलए को तो हमने चुना है ना। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो विधायक ही होते हैं। राज्यों में विधायक होते हैं ना, विधायक यानी कि एमएलए के सदस्य होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं। इनके मेंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमपी। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम हिंदी में सांसद भी कहते हैं। संसद नहीं, सांसद। सांसद कहते हैं। और सांसद नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितने पावरफुल होते हैं। तो यहीं से लोकसभा ये होता है संसद का सबसे पावरफुल हिस्सा। इसकी सबसे ज़्यादा चलती है संसद में, और पूरे सरकार में भी लोकसभा की सबसे ज़्यादा चलती है। वैसे तो न्यायपालिका भी कम पावरफुल नहीं होती, फिर भी हम कहेंगे कि सबसे पावरफुल हिस्सा होता है, क्योंकि सबसे पावरफुल हिस्सा भी इसी के अंदर बैठा हुआ होता है। तो हम लोकसभा को समझते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। 543 सदस्य वो कोई भी हो सकते हैं, जो भी अपने क्षेत्र से उठा हुआ होगा सांसद के सीट के लिए, और लोगों ने जिसको पसंद किया होगा वो यहाँ आके बैठ जाएगा जीत के। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है। जैसे कि ये इतने सारे, ये एक पार्टी के लोग हैं, ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये किसी और पार्टी के लोग हैं, और इसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं। मान लो ये जो हल्के हल्के दे रखे हैं ये निर्दलीय हो सकते हैं, यानी कि वो किसी भी पार्टी से नहीं है। लोग उन्हें पसंद करते हैं बिना किसी पार्टी के, और क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं तो लोगों ने उनको बिना पार्टी के वोट दिया है और वो जीत के आ गए हैं, तो वो सांसद बन गए हैं, ठीक है। अब ये सभी लोकसभा के मेंबर्स हैं। इसमें बहुत सारे बिना पार्टी वाले भी हो सकते हैं, पार्टी वाले भी हो सकते हैं, और सरकार भी इन्हीं के अंदर से बनती है। अब देखो सरकार कैसे बनती है। 543 में से, ठीक है, 543 में से 50% और +1 जिसके पास भी सीटें आएंगी वो अपनी सरकार बना सकता है। वो कोई पार्टी हो सकती है,
या फिर वो पार्टियों का गठजोड़ हो सकता है, यानी कि कुछ पार्टियां आपस में बस कुछ भी करके 50%, तो 543 का 50% कितना हो गया, 500 का आधा 250, और 40 का आधा कितना हो गया 20, 43 को 44 कर लेते हैं, 44 का आधा कितना हो गया 22, तो कितने हो गए ये 2 5 6 7 8 9 292, ये 292 हो रहा है। वैसे 272 पे जो है सरकार बन जाती है, ठीक है 272, अगर 543 में से खैर ये 50+1 वो ना हो, लेकिन 272 पे सरकार बन जाती है। यानी कि अगर किसी के पास 272 सांसद हैं तो वो सरकार बना लेगा, चाहे वो उसके अकेले पार्टी के हो सकते हैं या फिर कोई पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ उसके सांसद, अपने सांसद सबको एक करके 272 बता सकती है कि हम सब मिलके 272 हो चुके हैं, 272 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो अपनी सरकार बना सकता है। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो ये मान लो कि ये जो ऑरेंज कलर में, डार्क येलो कलर में जो सीटें हैं, ये बीजेपी के सारे सांसद बैठे हुए हैं। तो इतने सारे सांसद ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, तो बीजेपी ने यहाँ पे सरकार बना ली। अब बीजेपी ने सरकार बना ली तो इसका मतलब ये कि जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी, तो उसे हम कहते हैं मंत्री परिषद, ठीक है, उसे हम कहते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी कि सरकार का वह हिस्सा जिसमें सारे मंत्री होते हैं और प्लस प्रधानमंत्री होता है, सारे मंत्री और प्लस प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे मैं फिर से समझाती हूँ, ये जो 543 सीटें हैं इसमें से 272 ले ली गई, 272 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, ये सरकार बन गई, तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये सारे के सारे मंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है, इतने सारे मंत्री नहीं होते। जो सरकार बनती है, सरकार में से सिर्फ 15% सांसद ही मंत्री बन पाते हैं। वो सरकार की मर्जी है, वो इनमें से भी किसी को मंत्री बना सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो सरकार जीतती है, जिसकी बहुमत में सीटें होती हैं, वही अपना मंत्री बनाती है, दूसरों को मंत्री नहीं बनाती। अब जिसकी ये जो जीता है ये बन गई सरकार, तो बाकी सारे क्या करेंगे, बाकी सारे भी लोकसभा का हिस्सा हैं, वो सरकार का हिस्सा इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, वो पावर का हिस्सा नहीं है। अब ये वाला जो हिस्सा है जिसने सरकार बनाया है, उनके पास आएगी सबसे ज़्यादा सत्ता। सत्ता का मतलब है पावर, ऐसी पावर जो लीगल मिलती है उसे कहते हैं सत्ता। तो इनके पास आ गई सत्ता। अब बाकी सारे क्या करेंगे, बाकी सारे बन गए विपक्ष। वैसे तो विपक्ष भी का जो नेता होता है वो भी उसे ही कहते हैं, जो सबसे बड़ा दल होता है, ठीक है, उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन ये सब विपक्ष में आ गए। तो यानी कि अब ये सारे क्या काम करेंगे, लोकसभा में जब कोई कानून बनाया जाएगा तो वहाँ पे हर कानून के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस कानून के लिए हमें 1/3 वोट चाहिए, किसी कानून के लिए 2/3 वोट चाहिए, किसी कानून के लिए और ज़्यादा वोटिंग चाहिए। तो ये सब भी उसमें वोटिंग में शामिल होंगे, क्योंकि जो सरकार का हिस्सा बन चुका वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा, वो तो सिर्फ ये देखेगा कि जो उसके लिए अच्छा है। अब बाकी लोग जो हैं वो भी तो नेतृत्व में हैं, वो भी तो लोगों की पसंद से ही वहाँ पे पहुँचे हैं। तो सरकार कोई भी काम अगर करेगी तो ये उसमें देखेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये मना भी कर सकते हैं, अपनी वोट को मना कर सकते हैं, ना में वोट कर सकते हैं, तो ये सब मिल के काम करेंगे। लेकिन नीतिगत फैसले वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर ये वाला हिस्सा लेगा, लेकिन जितने भी काम करने होंगे वो इन सब के साथ पूछ के ही करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा पावर आएगी वो इनके हाथों में आएगी। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो ये अकेले ही कर सकते हैं और इनसे इन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आ जाते हैं अब सत्ता वाले पावर पे। अब इस सत्ता में से निकल के आती है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद क्या होती है, इसमें से 15% लोग बनते हैं मंत्री, ठीक है। जैसे कि वित्त मंत्री और गृह मंत्री और सुरक्षा मंत्रालय, ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो सारे मंत्री आते हैं मंत्री परिषद। और जो बाकी के मंत्री होते हैं, छोटे मंत्री, वो सब भी आते हैं मंत्री परिषद में। जितने भी 15% में टोटल जितने भी मंत्री आएंगे, गृह मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, जितने भी मंत्री हैं वो सब आएंगे, प्रधान और प्लस प्रधानमंत्री, इन सबको मिला के बनेगी मंत्री परिषद। इसमें ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं सरकार, जिसे हम आम भाषा में, वैसे तो सरकार वो तीनों ही
सरकार के तीनों ही हिस्से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन हम आम भाषा में जैसे कहते हैं पावर वाला हिस्सा, सरकार की पावर में कौन है, सत्ता में कौन है, जैसे इस टाइम बीजेपी है, उसे हम कहते हैं मंत्री परिषद, जिसमें सरकार के सारे मंत्री प्लस प्रधानमंत्री आता है। फिर इसी में से मंत्री परिषद में से एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद में से ही निकल के आता है मंत्रिमंडल। ये वो हिस्सा है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय जिनके पास होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। ऐसे बड़े बड़े और भी 5-6 मंत्रालय होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और बहुत बड़ा जिम्मा होता है संभालने का, और प्लस प्रधानमंत्री। ठीक है, ये सारे मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल, और ये सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। ये जो भी फैसले करते हैं वही फैसले हमारे सामने आते हैं। सारी नीतियाँ, 5 सालों में क्या क्या नीतियाँ बनाई जाएंगी, कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाएगा, सरकार का पैसा कहाँ पे खर्च किया जाएगा, वगैरह वगैरह। रक्षा में कितना खर्च होगा, ठीक है, गृह मंत्रालय में क्या खर्च किया जाएगा, वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मंत्रिमंडल मिलके बनाता है। तो यानी कि अब आप मुझे बताइए, क्या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और ये लोकसभा अलग अलग है? अलग अलग तो हैं, लेकिन एक ही इंसान बार बार इसमें उठ के चला आ रहा है। देखो, लोकसभा का ये वाला हिस्सा जो जीत गया है उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सरकार। उसमें से ही बनती है मंत्री परिषद, और उसका ही पावरफुल हिस्सा है मंत्रिमंडल। देखो फिर से एक बार इस यहाँ पे डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये सरकार में जो लोग जीते हैं, मैं कम करके बता देती हूँ, 272 होते हैं ना, हम मान लेते हैं कि 10 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। ये जीत गए और इन्होंने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, अब सरकार में से सब मंत्री नहीं बनेंगे, 15% मंत्री बनेंगे। मान लो ये 4 लोग मंत्री बन गए और इनका अपना ये प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि जो जीता है वही तो बनेगा। तो अब ये 5 लोग बन गए क्या, सरकार का। तो इस वाले हिस्से को हम कहेंगे मंत्री परिषद। अब बताइए मंत्री परिषद में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। अब इसमें से भी 3 लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनके पास बड़े बड़े मंत्रालय हैं, 3 प्लस प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मंत्रिमंडल। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो मंत्री परिषद का भी हिस्सा होंगे, लोकसभा का भी हिस्सा होंगे, लेकिन इसमें जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, और मंत्री परिषद में जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। यानी कि क्योंकि यही लोग तो इसमें उठ उठ के आ रहे हैं। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा तो इस बार मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हमारे देश की फिलहाल वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण लोकसभा की मेंबर हैं। उसके बाद वो मंत्री परिषद की मेंबर हैं, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट मंत्री हैं, तो वो मंत्रिमंडल की मेंबर हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो, तो तीनों की मेंबर हो गई। फिर से देखो, मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी, मैं खाली ओवैसी बोल देती हूँ, वो लोकसभा के मेंबर हैं। क्या वो मंत्री परिषद के मेंबर हैं? नहीं, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर तो हैं लेकिन सरकार का हिस्सा थोड़ी है, वो तो उनकी अपनी अलग पार्टी है। तो जब मंत्री परिषद के मेंबर नहीं है तो मंत्रिमंडल के कहाँ से होंगे? तो वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं, हाँ हैं, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मंत्री परिषद के मेंबर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मंत्रिमंडल के मेंबर हैं। तो यानी कि ये कि लोकसभा का इम्पोर्टेंट हिस्सा जो सत्ता में है उसी को सरकार कहते हैं, और उसी का हिस्सा मंत्री परिषद बनाता है, और मंत्री परिषद के इम्पोर्टेंट वाले हिस्से को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। आई होप मैं समझाने में कामयाब रही होंगी और आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मंत्रिमंडल होती है, ये जो मंत्री परिषद होती है, इसमें 3 टाइप्स के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में तो हमने देखा मंत्रिमंडल में सारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री यानी कि बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री और इम्पोर्टेंट वाले मंत्री, वो सब मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। मंत्री परिषद में देखें, ये जो 15% मंत्री होते हैं, ये कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें पहले मंत्रियों को हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन से होते हैं?
बड़े बड़े मंत्रालयों के, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भी मंत्रालय हैं। इन सबको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मंत्री। ये भी मंत्री परिषद का हिस्सा है। एक और टाइप के मंत्री होते हैं, वो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार यानी कि इनका अपना मंत्रालय होता है, लेकिन ये कैबिनेट स्तर से नीचे के मंत्री होते हैं। इनके पास ज़्यादा पावर, इतनी पावर नहीं होती जितनी कैबिनेट मंत्री के पास। इनको छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं, छोटे मंत्रालय। अब आप ये कहेंगे इनके साथ स्वतंत्र प्रभार क्यों लगाया जाता है? इनके साथ स्वतंत्र प्रभार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये अपने मंत्रालयों का काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कैबिनेट मंत्री से इनकी पावर कम होती है, लेकिन ये कोई कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है, यानी कि ये कैबिनेट मंत्री के नीचे काम नहीं करेंगे। इनका अपना खुद का काम है, कैबिनेट मंत्रियों से कम है इनका काम, छोटा काम है, लेकिन उनके अधीन नहीं है। ये जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ये प्रधानमंत्री को पेश करेंगे सीधा, और ये भी कैबिनेट मंत्री जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ये भी सीधा प्रधानमंत्री को पेश करेंगे। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। देखो, एक और मंत्री होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, राज्य मंत्री। अब ये कौन से मंत्री होते हैं? तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये राज्यों का नेतृत्व करते हैं, और ये टाइम आने पर, टाइम के साथ ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी हेल्प करते हैं। यानी कि ये सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते, ये अपनी रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, सबसे पहले होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री तो आसानी से समझ में आ रहा है कि ये सबसे ऊंचे मंत्री होते हैं, बड़े मंत्री होते हैं और इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े मंत्रालय इन्हें दिए हुए होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री राज्यों के लिए काम करते हैं, राज्यों का मंत्रालय इनके पास होते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए काम करते हैं? ये कैबिनेट मंत्रियों के लिए काम करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिल के काम करते हैं, या फिर कैबिनेट मंत्री की आप कह सकते हैं हेल्प करते हैं, एक तरीके से हेल्पर होते हैं। ठीक है, तो ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करते, प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री रिपोर्ट करेंगे। फिर तीसरे टाइप के मंत्री आ जाते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनके पीछे स्वतंत्र प्रभार लग जाता है। तो स्वतंत्र प्रभार इसलिए क्योंकि इनके पास अपने खुद के मंत्रालय होते हैं, लेकिन छोटे छोटे मंत्रालय। जैसे कैबिनेट मंत्री के पास जो बड़ा मंत्रालय होगा उसमें से बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड कर दिए जाएंगे, छोटे छोटे मंत्रालय बना दिए जाएंगे, और उसमें से एक एक मंत्रालय दे दिया जाएगा स्वतंत्र प्रभार को। ऐसे तो इनके पास बहुत छोटे मंत्रालय होते हैं, लेकिन ये कोई कैबिनेट के अंदर काम नहीं करते, कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करते। ये भी अपनी रिपोर्ट सीधा प्रधानमंत्री को ही पेश करते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले भी। फर्क ये है कि कैबिनेट मंत्री बड़े होते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रालय छोटे छोटे मंत्रालयों में काम करते हैं। और राज्य मंत्री जो खाली राज्य मंत्री हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं। आई होप मैं समझाने में सक्षम रही होंगी और समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और मंत्री आता है जिसे हम कहते हैं, ये मैंने समझा दिया, एक और मंत्री आता है कभी कभी जिसे हम कहते हैं उपमंत्री। तो ये उपमंत्री लोग अपनी तरफ से खुद से बना लेते हैं, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार कोई मंत्री नाराज हो जाए तो उसे उपमंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। बाकी संविधान में उपमंत्री जैसा कुछ नहीं है। संविधान में सिर्फ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उपमंत्री नहीं है। वैसे उपमंत्री भी बनाए जाते हैं। आई होप आपको सारा ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। खैर, अभी हमने सिर्फ एक ही विधायिका पे ही चर्चा की है। इसके बाद हम आते हैं कार्यपालिका पर।